हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स की फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे, जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, क्या नाम है फर्स्ट पेपर का? मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, पार्ट बी में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम पार्ट बी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसकी फोर्थ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेव्स, या फिर जनरली हम उसको जानते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स के नाम से। ठीक है, तो हम जो पेपर शुरू करें उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, ये पार्ट ए होगा और ये हमारा पार्ट बी होगा। हर पार्ट में चार चार यूनिट होगी। ठीक है, तो पार्ट बी की जो फोर्थ यूनिट है वेव्स, या फिर कह लीजिए ऑसिलेशंस एंड वेव, वो वाली यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में जानेंगे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे और उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो यूनिट 4 है उसको हम नाम दे देते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, क्या नाम दिए? ऑसिलेशंस एंड वेव। इसी पेपर को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। पीरियोडिक मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर अगर कोई बॉडी अपनी ही पोजीशन को एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। पीरियोडिक मोशन, a motion repeats itself after same interval of time, then the motion is called periodic और हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या कहें कि अगर कोई मोशन खुद को एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो जो टाइम लगता है एक कंप्लीट मोशन करने में, उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और इसका कुछ एग्जांपल जानते हैं, पीरियोडिक मोशन का कुछ एग्जांपल जानते हैं। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, उसमें क्या है? हमारे प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी अपने ऑर्बिट्स पे मोशन करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, ये क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है। और क्या है दूसरा ये है कि हम अपनी जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, जो उसमें हम जो पेंडुलम का मोशन देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? एक हमारा पीरियोडिक मोशन होता है, एक हार्मोनिक मोशन होता है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम मोशन को रिपीट करता है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होगा? एग्जांपल पहला क्या था? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, दूसरा क्या था? मोशन ऑफ
मोशन ऑफ बॉब ऑफ वॉल क्लॉक। ठीक है, ये क्या था? ये दो एग्जाम्पल था हमारा किसका? हार्मोनिक मोशन या फिर कह लीजिए पीरियोडिक मोशन का। बात यहां से क्लियर हो गई हार्मोनिक या फिर पीरियोडिक मोशन की। अब दूसरा जो हम जानना चाहते हैं, दूसरा टॉपिक जो है जानने वाला, वो है हमारा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होता क्या है? ठीक है, ऑसिलेशन भी कुछ इसी पीरियोडिक मोशन के तरह मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, तो ऑसिलेशन में क्या हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करता है लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग, मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग अपने पाथ को रिपीट करता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहें कि एक ऑब्जेक्ट होगा जो अपनी मोशन को रिपीट करेगा एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग। ठीक है, ये फिक्स्ड पोजीशन मान लेते हैं कि उसकी फिक्स पोजीशन होगी, तो इसी फिक्स पोजीशन के वो आगे पीछे टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन करेगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेशन कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑसिलेशन, ठीक है, a motion is said to be a motion is said to be oscillatory or vibratory if it moves to and fro। ठीक है, then to and fro about a fixed point। ठीक है, क्या बताएं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, एक बार राइट साइड जाता है, सेम डिस्टेंस के साथ लेफ्ट साइड जाता है, और इसी तरीके से वो ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे मोशन ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेशन कहेंगे। ठीक है, और जो द फिक्स पॉइंट जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो फिक्स पॉइंट होता है हम उसको उस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो एक्चुअली में वो पार्टिकल उसी फिक्स पोजीशन यानी उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ऑसिलेशन। अच्छा, अब फिर एक कंसेप्ट आता है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। इनमें फर्क क्या है? कब ऑसिलेशन होगा, कब वाइब्रेशन होगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है जो होता है फ्रीक्वेंसी का। तो देख लेते हैं उसको कि है क्या। ठीक है, जब भी समझिए कि जब भी कोई पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो ऑसिलेट करे या फिर वाइब्रेट करे। सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, हम उस पर कुछ फोर्स लगा के उसको उससे वाई डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पे उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करके यहाँ पर पी पोजीशन पे ला दें, ठीक है, मतलब कि ये वाई दूरी चल के यहाँ पे आया। ठीक है, अगर वाई दूरी पे चल के आया और फोर्स लगाएं तब चल के आया, तो हम ये महसूस करेंगे कि जब हम पार्टिकल को वाई डिस्टेंस की दूरी पे ले गए थे तो वो पार्टिकल कुछ फोर्स लगाएगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो आना चाहेगा इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल फोर्स लगा रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिस तरफ हम फोर्स लगाए थे। ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं तो इसको किस तरीके से लिखते हैं इस इक्वेशन को, कि जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है,
क्योंकि ये मोशन ऑसिलेटरी है या वाइब्रेटरी है तो ये n के पावर्स में होगा, ठीक है, n के पावर्स में होगा। और जहां पे n की वैल्यू हम कहां लेते हैं, ऑड लेते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, n बराबर क्या हो गया 3, 5, 7 एंड द हायर टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y। तो ये वाली जो कंडीशन होती है यही कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की, ठीक है। ऑसिलेशन मतलब कि एक नॉर्मल मोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अगर n की वैल्यू 3, 5, 7 लेते हैं तो ये समझ में आता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर किसी भी मोशन की, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहां से बात समझ में आ गई। सब कुछ डिपेंड करता है इसी n से। n अगर हायर ऑर्डर का टर्म होगा तो जो हमारा मोशन होगा वो वाइब्रेशन का होगा। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके आगे हम जानेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक, क्लियर है। अब जानेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन, ठीक है। पहले तो हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का कि हाँ ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। बनाते हैं फिगर। सपोज करिए कि यही पाथ है, ठीक है, इसी पाथ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है मोशन करेगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, ओ पे था, मतलब अपनी रेस्ट पोजीशन पे था, मतलब वो कहाँ था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ठीक है। हम क्या किए, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किए। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ तो कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, मतलब पी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। सेम वही कंसेप्ट जो पीछे डिस्क्राइब किए हैं अभी वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में, सेम वही चीज यहाँ पे होगा, ठीक है। फोर्स कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं इसी को। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट ला के लगाते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू वाई। ये जो हमारा K है, जहां पे वेयर जो K है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, क्या है, फोर्स कांस्टेंट, क्लियर, फोर्स कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, हम एक चीज जानते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से वी नो दैट क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही जानते हैं ना। F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो y के टर्म्स में आ जाए। तो हम जानते हैं इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू एम इंटू, हम वेलोसिटी को किस तरीके से लिख सकते हैं, dy बाई dt। और फिर अगर वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तब हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक, यही ना मिलेगा। तो हम एक जगह पे ये रख सकते हैं, ठीक, रख देते हैं d2 y बाई dt स्क्वायर। बात क्लियर है। f के बराबर क्या आया, ये आया। तो हम अगर f की वैल्यू को इससे कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए दोनों की जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, f बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। लिख लेते हैं m d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको शिफ्ट कर लेंगे इधर। तो m d2y बाई dt स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के वाई इज इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, हम जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा सेकेंड ऑर्डर वाला या फिर कोई भी डिफरेंशियल फॉर्म आता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, m से सब में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, d2y बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m y इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे k बाई m को ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई वो किस तरीके से हुई, d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। अब यही हमारी क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी का सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, यही निकालना है। ठीक है, तो जब भी हम एक डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसका प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअली में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर हायर ऑर्डर भी डिफरेंशियल इक्वेशन की एकदम अचानक से सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। पहले हम एज्यूम करते हैं उसका सोल्यूशन, फिर आगे चल के उसको डिटरमाइन करके वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे उसका सोल्यूशन, y इज इक्वल टू a e के पावर अल्फा इंटू टी। ठीक है, यही होती है हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अब हम यहीं पे कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करेंगे और आगे चल के इसकी वैल्यू आराम से निकाल कर लिख देंगे। ठीक है, यही हम माने क्या है, हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो है सोल्यूशन। ठीक है, जहां पे a हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, एक कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई थी, इससे पहले हमारी इक्वेशन निकल के आई थी d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई थी, d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y बराबर 0। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, y की जो वैल्यू माने हैं उसको यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, मतलब d बाई dt ऑफ क्या हो जाएगा, e के पावर अल्फा t। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन की e के पावर अगर कोई होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा डिफरेंशिएट e के पावर अल्फा t, लेकिन यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर तो रहे हैं लेकिन t के साथ अल्फा है तो t तो खत्म हो जाएगा, अल्फा एक बार और आके उतर जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से फॉर्म कर लेता है, e के पावर अल्फा t। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, dy बाई dt की। एक बार अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, d2y बाई dt स्क्वायर। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा, a अपनी जगह हो जाएगा, अल्फा तो था ही, e के पावर अल्फा t था, फिर से एक बार एक और अल्फा आ जाएगा क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर e के पावर अल्फा t। ठीक है, ये हमारी d2y बाई dt स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को उठाकर इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा, इसके जगह पे ये वाली पुट हो जाएगी। ठीक है, तो a अल्फा स्क्वायर
ई के पावर अल्फा टी, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर तो था ही, तो ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। फिर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी y की, तो क्या होगा a ई के पावर अल्फा टी, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, a ई के पावर अल्फा टी, a ई के पावर अल्फा टी, उसको क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, तो a ई के पावर a ई के पावर अल्फा टी को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब ये कांस्टेंट है और ये एक्सपोनेंशियल में है, तो कभी भी एक्सपोनेंशियल 0 के बराबर नहीं होता है, तो हम इसको 0 के बराबर ना करके इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और डिस्प्लेस करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू ओमेगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में अगर -1 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा होती है, इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। तो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस आई इंटू ओमेगा। अब इसकी वैल्यू उठाकर हम जो इक्वेशन माने थे, ठीक है, उसमें रख देंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस मतलब 2 बार आएगी, ठीक है, प्लस में भी आएगी और माइनस में आएगी, तो हम इसको उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू a1, एक बार प्लस वाला लेंगे a1 ई के पावर अल्फा की वैल्यू क्या है i इंटू ओमेगा, तो i इंटू ओमेगा टी पहले से था तो लिख दिए, ठीक है, प्लस a2 लिखेंगे ई के पावर माइनस आई इंटू ओमेगा, अब माइनस वाला लिए हैं टी पहले से था ही, ठीक है। इतनी चीज लिख दी है जहां पे हमारा वेयर a1 एंड a2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारी कुछ इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, हम पढ़े हैं कि E इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा को किस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। और E के पावर माइनस आई इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको उठाकर यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a1 पहले से था, e के पावर i इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये है, लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर क्या था बीच में प्लस था, प्लस लिख देते हैं a2, फिर क्या लिखेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, ए को अंदर ले जाते हैं, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए, ये a1 है, a1 आई साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस a2 आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये कुछ सॉल्व हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और फाइनली जाके हम y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम जो कॉस वाला टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, मतलब जो इमेजिनरी वाला टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे और जो हमारा ये नॉर्मल टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम कॉस ओमेगा टी को कॉमन कर लें तो क्या देखने को मिलेगा, कॉस ओमेगा टी अगर कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में a1 प्लस a2 देखने को मिलेगा, क्लियर। इसको हम क्या किए एक साथ लेके इसमें से कॉस ओमेगा टी को कॉमन कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको एक साथ लेकर साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे प्लस साइन आई साइन ओमेगा टी को एक साथ कर लेंगे और ब्रैकेट में हमको क्या मिल जाएगा a1 माइनस a2, ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कुछ अपने तरफ से कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे कि जो हमारा a1 प्लस a2 आया है उसको हम साइन
साइन अल्फा साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या कंसीडर कर लेंगे उसको, अल्फा साइन फाई, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे, अल्फा साइन फाई, अल्फा साइन फाई, ठीक है। अब जो दूसरा वाला था a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, अल्फा कॉस फाई। एक्चुअली में ये जो फाई है ये हमारा फेज डिफरेंस है, मतलब कि जो ऑसिलेशन हो रहा है वो कितने फेज डिफरेंस के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू क्या थी, a साइन फाई, ठीक है। प्लस था तो प्लस, ठीक है, आई था तो आई। अब क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या थी, ए कॉस फाइव, ठीक है। और हम एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो क्या होगा, ए यहां से, ए भी तो था, ए, ठीक है। यहां से क्या था, ए को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए हमारा कॉमन आएगा, तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला निकल के आया। हम क्या यहाँ पे लगाए हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं। अब जो निकल के आया यही हमारी क्या है, सोल्यूशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, ठीक है। जहां पे ए हमारा क्या है, वेयर ए हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है, और फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो यही था हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एनर्जी निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह लिए इसकी इंटायर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, और उससे रिलेटेड कुछ कर्व है उसको समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।